Hello student, this is Sasan and I am going to discuss about very important topic center of mass. So what is the topic? Center of mass. ठीक है, मैंने COM लिखा है, आप पूरा लिखना सेंटर ऑफ मास. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन आवर सब्जेक्ट इन डेली लाइफ, इन सब के बारे में हम बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की. व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास. सो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, center of mass is a point at which whole mass of body is assumed to be concentrated. ठीक है, आया समझ में. सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड. बॉडी कोई सी भी बॉडी होती है, जैसे कि डस्टर एक बॉडी है मेरी. ठीक है, अब क्या बोल रहा है सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन. सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच होल मास ऑफ बॉडी इज अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड. सेंटर ऑफ मास जैसे ये मैंने पूरे डस्टर को सिर्फ अपनी फिंगर पे उठा लिया. ये कैसे पॉसिबल हुआ, एक लिफ्ट फिंगर पे इसको लिफ्ट करना, क्योंकि मुझे पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है. और उसी सेंटर ऑफ मास पर, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जिसपे बॉडी का होल मास ऑफ बॉडी इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड. वहां पर एक पॉइंट इस पे एक्ट करेगा बॉडी का सारा मास. अगर मुझे किसी भी बॉडी का ये पॉइंट पता हो तो उस बॉडी को लिफ्ट करने में उसको मैं इजीली लिफ्ट कर लूंगा बॉडी को सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास के थ्रू. ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं. जब भी हम घर पे कोई भी बकेट उठाते हैं पानी से भरी हुई, तो जैसे ही बकेट उठाते हैं तो अपना एक हाथ ऑलरेडी, जैसे इस हाथ से अपन ने बकेट उठाई तो ये हाथ ऑटोमेटिकली थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है. ये क्यों होता है? तो जैसे हर बॉडी का एक पॉइंट होता है जहां पे एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे उस बॉडी का होल मास अज्यूम किया जा सकता है. वैसे ही हमारी बॉडी एज अ ह्यूमन बीइंग की भी जो बॉडी होती है उसका भी एक पॉइंट होता है जिसको सेंटर ऑफ मास, जहां पे हमारी पूरी बॉडी का मास अज्यूम किया जा सकता है कि यहाँ पर पूरी बॉडी का मास वहां पर है, कंसंट्रेटेड है. ओके, जैसे ही मैंने बकेट उठाई तो मेरा एक साइड का वेट इंक्रीज हो गया. कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना बकेट का. जैसे मैंने बकेट उठाई तो मेरा एक साइड का मास इंक्रीज हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए मेरा जो दूसरा हाथ है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया. अब आया समझ में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट क्या होता है. सेंटर ऑफ मास हर बॉडी का होता है. देखो सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी में एक बैलेंसिंग पॉइंट को भी हम सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं, बट ये हमेशा सही नहीं होगा. जैसे वेट मशीन होती है, वेट मशीन एक पॉइंट, ये मेरी वेट मशीन है, यहाँ पे मैं लोड इंक्रीज करूंगा तो ये इस साइड शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टर्न हो रही है ना, ये इस साइड शिफ्ट हो गया. इस साइड इसको वापस इंक्रीज करूंगा तो ये धीरे धीरे इस साइड शिफ्ट हो जाएगा. तो बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ और सेंटर ऑफ मास कुछ बॉडीज में एक ही होता है और कुछ बॉडीज में अलग अलग होता है. ये नेसेसरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास और बैलेंसिंग पॉइंट एक ही हो. ठीक है, लेकिन इसको समझने के लिए हम एज ए बैलेंसिंग पॉइंट को यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने अपनी बॉडी का एग्जांपल दिया था, जैसे हमने बकेट उठाई, बकेट उठाते ही मेरा एक साइड का मास इंक्रीज हो गया. मास इंक्रीज होते ही ऑटोमेटिकली दूसरी साइड का हेड अपने आप ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगा बैलेंस करने के लिए, जो फोर्स इंक्रीज हुआ. तो इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हर बॉडी का, एवरी बॉडी हैज अ पॉइंट एट विच होल मास of that body is
assumed to be concentrated। ओके, समझ में आया सबको सेंटर ऑफ मास कैसे एक बॉडी को। अब देखो सेंटर ऑफ मास की क्या यूटिलिटी है। जब हम सेंटर ऑफ मास जब भी किसी बॉडी के पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे या फिर उसको हमें कुछ एप्लीकेशन में यूज करना है, जैसे मान लो मेरे को किसी भी बॉडी को लिफ्ट करना है तो मैं कहाँ से उसको लिफ्ट करूंगा जो मेरे लिए इजियर होगा, सेंटर ऑफ मास से। ओके, अब देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है, कंसेप्चुअल है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन सबके क्लियर है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है ये भी सबके क्लियर है, कैसे हर बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है और जब हम वेट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो वो कैसे शिफ्ट होता है सेंटर ऑफ मास, बैलेंसिंग पॉइंट जैसे वेट मशीन में होता है ना, एक साइड लोड इंक्रीज करेंगे दूसरी साइड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है वो। ओके, तो इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द वेक्टर सम it is a point from where the vector sum of moment, the vector sum of moment of mass of all particles of the body is 0। आया समझ में? It is a point from where the vector sum of moment of mass of all particle of the body is 0। देखो समझो इसको, हेडस्टर है, सेंटर ऑफ मास से मैंने इस तरीके से इसको लिफ्ट कर रखा है, ठीक है। अब इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, मैंने तो सिर्फ इस जगह फोर्स लगा रखा है ना, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट सिर्फ एक पॉइंट पे फोर्स लगा रखा है, लेकिन इस बॉडी के तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट मास है, जैसे इस पोर्शन का कुछ मास होगा, इस पोर्शन का कुछ मास होगा, हर पोर्शन का अलग 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 मास है, अलग अलग पार्टिकल से मिलके तो हमारा एक सब्सटेंस बनता है, कोई भी बॉडी बनती है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग मास है तो यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, हर जगह लग रहा होगा ना, ये सबके समझ में आ रहा है। लेकिन मैंने फोर्स कहाँ पे लगाया इसको लिफ्ट करने के लिए, कहाँ पे मैंने इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, कहाँ पे मैं ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ। किसी भी चीज को उठाने के लिए हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है ना, तो ये वर्क मैंने कहाँ पे कर रखा है, सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे। ओके, जब यहाँ पे वर्क कर रखा है, लेकिन ये यहाँ से मूव नहीं कर रही, यहाँ से भी मूव नहीं कर रही, तो कुछ तो रीजन होगा ना इसका कि ये मूव क्यों नहीं कर रही, ठीक है, क्यों नहीं कर रही है मूव। अब इसका रीजन है, देखो, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द वेक्टर सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी इज 0। इसका यही मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझो कि ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यहां से m1 पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर तो सब जानते हो ना, क्या होता है पोजीशन वेक्टर, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को जो शो करता है उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ओके, ये यहाँ पे m1 है, ठीक है, m2 सेकेंड पार्टिकल, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2, एक इस साइड मान लो m3, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा r3 वेक्टर। तो इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर, अब सेंटर ऑफ मास अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूं, इफ आई टेक सेंटर ऑफ मास एज अ ओरिजिन, ओके, ये जो अजम्पशन है, ये जो लाइन है, ये इसमें एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन इंक्लूडेड है। सेंटर ऑफ मास को हमने क्या माना है, ओरिजिन। ओके, सेंटर ऑफ मास को हमने क्या माना है, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। तो अब इसको कैसे लिखूंगा, देखो m1 r1 प्लस, तो यहां से लिखते हैं नेट लाइन से, यही फिक्स है, m1
r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 इक्वल टू 0। यही तो लाइन लिखी हुई है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, i इक्वल टू 1 2 3 mi ri इक्वल टू 0। ये कब है? अजम्पशन सेंटर ऑफ मास ओरिजिन। ओके, आया था कैसे होते हैं? जब सेंटर ऑफ मास को एज अ ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास को एज अ ओरिजिन कंसीडर करते हैं, तब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज 0, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। देखो, सबसे पहले हमने बात करी सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को जब हम ओरिजिन ले लेते हैं तो उसके बाद मोमेंटम ऑफ मास किसके इक्वल होता है? सभी पार्टिकल्स का मिला के 0 के इक्वल होता है। अब बात करें हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास, इसके लिए सबसे पहले हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये एक्स एक्सिस है मेरी, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। कोई भी n पार्टिकल सिस्टम लेते हैं हम, कोई भी n पार्टिकल का सिस्टम, देखो कि कोई भी बॉडी होती है वो पार्टिकल से मिलके बनी होती है, एटम्स फिर मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं किसी भी बॉडी को, ठीक है। जैसे ये मेरा मार्कर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही कोई भी मैंने बॉडी ले ली जिसमें n पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कितने पार्टिकल्स हैं? n, ओके। जब मैं बात करूंगा जैसे कि ये मेरा हो गया m1 पार्टिकल, इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया? r1 वेक्टर। ये मेरा हो गया m2 पार्टिकल, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r2 वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही n पार्टिकल्स होंगे, मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्ट nth पार्टिकल की, इसका मास होगा mn और पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? rn वेक्टर, ठीक है। अब देखो, ये तो मैंने पूरी बॉडी को ड्रॉ कर दिया, मास, अलग अलग पार्टिकल्स का मास और उसका पोजीशन वेक्टर। अब मैं लेट से यहाँ पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, ठीक है। तो और इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, ठीक है। r वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है? सेंटर ऑफ मास का। तो इसका फॉर्मूला होगा, उसको कैसे लिखेंगे अपन? देखो, r सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल का मास इनटू पोजीशन, m1 r1 वेक्टर एंड m2 r2 वेक्टर प्लस mn rm वेक्टर डिवाइडेड बाय होल मास m1 प्लस m2 mn। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, मैंने इसको क्या, इस पॉइंट को क्या था, ये पॉइंट अपना ओ ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? इसके रिस्पेक्ट में निकाला था, ठीक है। अब मैं सेंटर ऑफ मास के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। लेट्स से कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x y z, डन। ऐसे ही r1 वेक्टर के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 z1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे r2 के x2 y2 z2। अब मेरे को अगर अलग अलग सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, उसको किस टाइप से निकालूंगा मैं? x पोजीशन वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है ना, जब बोली वेक्टर ना हो तो वेक्टर क्वांटिटी ऑब्वियसली होगी, ठीक है ना। तो m1
x1 प्लस m2 x2, ये सही लिख रहा हूँ क्या मैं? f2 x1 वेक्टर या फिर आई कैप लोगे इसको जगह? पता है ही नहीं सबको। x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? x डायरेक्शन का क्या होता है? x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप। ओके, तो या तो वेक्टर ऐसे लिख लो या फिर डायरेक्ट लास्ट में आई कैप लिख लो। ओके, जो भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, मैं इसी में हूं, मैं ऐसे ही लिखूंगा mn xn वेक्टर डिवाइडेड करो m1 प्लस m2, ठीक है, mn। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया मेरा? x कोऑर्डिनेट किसका? सेंटर ऑफ मास का। पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर के पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट होते हैं ना, जैसे सेंटर ऑफ मास के x, y, z। वैसे तो x आ गया, अब y आप लोग बताओगे मेरे को, बोलो। y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस mn yn अपॉन m1 प्लस m2 mn। ओके, सब वेक्टर है। इसके बाद बात करेंगे z, लिख लोगे ना सब? अब तो सेम यही चीज फॉलो हो रही है। यहां पे क्या जाएगा? m1 z1 वेक्टर प्लस m2 z2 वेक्टर प्लस mn zn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। हो गया सबको क्लियर? कैसे सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं? हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। इस टाइप से डायग्राम बनेगा। यहाँ पे देखो मैंने ये एक्सिस इसलिए ड्रॉ की है ताकि आपके समझने में आसानी हो। ओके, इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड। गॉट इट? ये सबके समझ में गए यहाँ तक? अब इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख लो। शॉर्ट फॉर्म डायरेक्ट समीशन का यूज कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या था ना, इस जगह पे mi ri इक्वल्स टू 0, वैसे यहाँ पे अब बताओ इसका क्या होगा? mi ri वेक्टर अपॉन समीशन mi। i कहां से कहां तक है? 1 से कहां तक है? बोलो n तक। यहाँ पे भी i इक्वल्स टू 1 टू n। आ गया समझ में सबके? अब इसको आगे देखो, समीशन ऑफ mi, ये समीशन ऑफ mi एक पार्टिकल का मास प्लस दो पार्टिकल का मास, ऐसे सबके मास को ऐड करेंगे तो पूरी बॉडी का मास आ जाएगा ना? आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे समीशन i इक्वल्स टू 1 टू n mi ri वेक्टर अपॉन कंप्लीट बॉडी मास। ये किसका एक्सप्रेशन है? मेरा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, यहां तक सबके क्लियर हो गया? अब देखो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। सेंटर ऑफ मास की क्या यूटिलिटी है ये भी आपकी क्लियर होगी। सेंटर ऑफ मास कैसे यूज करते हैं, कैसे इफेक्ट डालता है, कैसे इंपैक्ट डालता है पूरी बॉडी के ऊपर, ये सब क्लियर है। फाइंड आउट कैसे करते हैं सेंटर ऑफ मास को, ये भी आपके क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है, उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता हूं। अभी तक सबके अच्छे से सबके समझ में आया ना? अब थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं अपन। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ मास मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी। व्हाट डिड आई से? सेंटर ऑफ मास मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी। अब ये कैसे पॉसिबल है? जब होल मास ऑफ अ बॉडी एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, अब आप उसी को इमेजिनरी बोल रहे हो। किसी भी बॉडी का पूरा मास, सबसे पहले हम बात कर रहे थे पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड कर लिया। ठीक है, कंसंट्रेट कर लिया अपन ने, अब उसी को इमेजिनरी बना दिया। क्या ये पॉसिबल है? क्या बिल्कुल पॉसिबल है। देखो कैसे पॉसिबल है। जब मैं बात करता हूं इस टाइप की बॉडी की, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे मैंने सेंटर ऑफ मास ले लिया था, ये मेरा। ठीक है, यहाँ से ऐसे किसी भी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए सेंटर ऑफ मास पे अगेंस्ट में, ग्रेविटी के अगेंस्ट में फोर्स लगा दूं, अपने आप अपन उसको लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट
कड़े वगैरह पहनते होंगे, रिंग होती है, चूड़ी होती है, ठीक है। इन सब में क्या होता है कि जो इनका पैरामीटर होता है, जो भी पैरामीटर होता है, जैसे कि ये कैप है, ठीक है, ये देखो साइड से यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है ना, इसके अंदर कुछ भी मटेरियल नहीं है ना। ऐसे ही चूड़ी में क्या होता है या फिर कड़े में इसके पैरामीटर पे मटेरियल होता है, मास होता है, लेकिन सेंटर पे मास होता है क्या? होता है क्या सेंटर पे मास? नहीं होता ना। लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा? कहां से सेंटर ऑफ मास? जैसे यहां पे मान लो ये, ठीक है, ये एक कड़ा है या फिर इसको ये एक चूड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास तो इसका यहीं पे होगा ना, लेकिन क्या इसके मास सेंटर ऑफ मास है इसका इसके सेंटर पे, और मास कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? इसके पैरामीटर पे। ओके, तो ये मान लो मेरा पार्टिकल है m1, इसका ऐसे इसके बहुत सारे पार्टिकल होंगे में, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से लिखूंगा ना सेंटर ऑफ मास के, अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा mi ri इक्वल टू 0 करूंगा। तो जब यहां से देखो रेडियस सबकी इक्वल होती है ना, रेडियस हर पार्टिकल की हर पॉइंट पे इक्वल होगी, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे एग्जिस्ट करेगा, ये समझ में है ना, सेंटर ऑफ मास तो यहीं एग्जिस्ट करेगा। लेकिन क्या सेंटर ऑफ मास में मास है क्या? है क्या मास? सेंटर ऑफ पॉइंट पे मास दिख रहा है क्या? सारा मास कहां पर है? पैरामीटर पे है ना। सेंटर ऑफ मास पे तो कोई मास नहीं है, फिर भी वो सेंटर ऑफ मास है ना। तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास से क्या कंक्लूजन निकलता है? सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है और बॉडी के अंदर का तो अपन ने देख लिया ये पूरा का पूरा करके, ठीक है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको ताकि आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो सके कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, ठीक है। और वहीं पे फोर्स लगाने से जरूरी नहीं है कि बॉडी को मैं लिफ्ट कर सकूं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास एक अजम्पशन है, अज्यूम्ड, वहां पर हम एक अज्यूम कर सकते हैं उस बॉडी को कि यहाँ पे सारा फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन वहां पे मास हो या नहीं हो ये कंपलसरी नहीं है। वो पॉइंट बॉडी के अंदर ही हो ये भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है, नहीं है। आगे समझ में सबके? थैंक यू।